कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुंडली में तो सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा है, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही जगह पर हैं, ज्योतिषी ने कहा है कि भाई वाह क्या राजे हो गए, अब तो बस जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। मतलब वही पैसों की किल्लत, रिश्तों में वही तनाव, सेहत की परेशानियां। ऐसा लगता है जैसे कुंडली किसी और की है और जिंदगी कोई और जी रहा है। बिल्कुल। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ही यही होती है कि पंडित जी ने तो कहा था सब फर्स्ट क्लास है, पर यहाँ तो गाड़ी पटरी से ही उतरी हुई है। और वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। सही कहा। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ बियॉन्ड द हॉरोस्कोप द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनसीन रियल नाम के एक लेख के कुछ हिस्से लगे हैं, जिसमें प्रेताचार्य विजय बत्रा एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ा हिलाकर रख देने वाला नजरिया पेश करते हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि पारंपरिक ज्योतिष की अपनी हदें, अपनी सीमाएं क्या हैं। और क्या हमारी जिंदगी की जो ये अनसुलझी पहेलियां हैं, इनके पीछे कोई ऐसी वजह है जिस पर हमारी नजर ही नहीं गई? हाँ, और खास तौर पे हम उस 1/3 और 2/3 वाले सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे जिसका जिक्र स्रोत में है। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद शायद हमारी सोच को पूरी तरह से पलट दे। ठीक है, तो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष के उस बेसिक आइडिया को पकड़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं, जन्म कुंडली। यानी हमारे पैदा होने के टाइम पर आसमान में ग्रहों का एक क्या कहते हैं, एक स्नैपशॉट। हाँ, एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि हमारी फैमिली, हमारा स्वभाव, पढ़ाई लिखाई, शादी, पैसा, मतलब सब कुछ कैसा रहेगा। इसे एक तरह से जिंदगी की लिखी हुई स्क्रिप्ट माना जाता है और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ग्रहों के इस खेल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो या हम जैसे इंसान। और ये भी कि कोई पूजा पाठ या उपाय किसी ग्रह को उसकी जगह से हिला नहीं सकता। अगर शनि 7वें घर में बैठा है तो वो वहीं रहेगा। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही मजेदार तर्क निकल कर आता है। लेख कहता है कि अगर महंगे महंगे उपायों से, जैसे रत्नों से या पूजा पाठ से। हाँ, अगर इन सब से किस्मत बदली जा सकती, तो फिर दुनिया के अमीर लोग कभी दुखी ही नहीं होते, सही बात है। उनके बच्चे कभी बीमार ना पड़ते, उनके बिजनेस कभी फेल नहीं होते। वो तो बस पैसा खर्च करते और अपनी हर मुश्किल को टाल देते। ये एक बहुत तीखा लेकिन सोचने वाला पॉइंट है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भाग्य का एक ऐसा पहलू है जो पैसे या कर्मकांड से ऊपर है। बिल्कुल, और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। सही पकड़ा। और इसी तर्क से वो सवाल खड़ा होता है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो ज्योतिष में थोड़ा भी विश्वास रखता है। स्रोत सीधे सीधे पूछता है, अगर सब कुछ कुंडली में लिखा ही हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता, तो फिर हम कुंडली दिखाते क्यों हैं? या ग्रहों के उपाय करते ही क्यों हैं? हाँ, ये तो मिलियन डॉलर सवाल है। अगर नतीजा पहले से ही तय है, तो हमारी मेहनत का, हमारी कोशिशों का, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का क्या मतलब रह जाता है? क्या हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं? और यहीं पर प्रेताचार्य विजय बत्रा एक ऐसा जवाब देते हैं जो ज्योतिष की पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेख के मुताबिक हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन पर सिर्फ 1/3 असर डालती है, 1/3। 1 मिनट, क्या सिर्फ 1/3? हाँ, बस इतना ही। ये तो बहुत बड़ा दावा है। पारंपरिक ज्योतिष तो ये मानकर चलता है कि 90% से ज्यादा चीजें कुंडली से ही तय होती हैं। है ना चौंकाने वाली बात? ये तो पूरी की पूरी सोच को ही पलट रहा है। मतलब अगर किसी की कुंडली में लिख रहा है कि वो राजा बनेगा, तो ये सिद्धांत कहता है कि इसकी गारंटी सिर्फ 33% है। बाकी 67% कुछ और ही है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि कुंडली हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब तो दे देती है, लेकिन उसके बाद आत्मा का क्या होता है ये नहीं बताती। अच्छा, और जिंदगी का जो बाकी 2/3 हिस्सा है वो वहीं से कंट्रोल होता है। तो ये उन अजीबोगरीब घटनाओं को समझाने की एक कोशिश है जिनका ज्योतिष के पास कोई जवाब नहीं होता। एग्जैक्टली। वो चीजें जिन्हें अक्सर अपवाद या किस्मत का फेर कहकर टाल दिया जाता है। हाँ हाँ, होता है ऐसा। और स्रोत में इसके इतने सटीक उदाहरण हैं कि सुनकर लगेगा अरे हाँ, ये तो मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ है। जैसे कि जैसे किसी की कुंडली में शानदार राजयोग है, लेकिन वो इंसान पूरी जिंदगी एक एक पैसे के लिए तरसता रहा। या लगन का स्वामी मजबूत है, गुरु की अच्छी दृष्टि है, सब कुछ बढ़िया है, पर इंसान एक ऐसी अजीब सी बीमारी से परेशान है जिसका कारण बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल टेस्ट भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये बहुत आम है। मैंने खुद ऐसे कई केस देखे हैं जहां लोग सालों साल डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन उनकी तकलीफ वैसी की वैसी बनी रहती है। सही कहा। ज्योतिष के हिसाब से सेहत अच्छी होनी चाहिए, और विज्ञान के हिसाब से कोई बीमारी नहीं है। पर इंसान तड़प रहा है।
एक और उदाहरण, किसी की कुंडली में सबसे अच्छी दशा चल रही है, जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, हाँ। और अचानक उसी दौर में उसका सब कुछ लुट जाता है, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस। अच्छा, जबकि होना तो उल्टा चाहिए था। बिल्कुल। या फिर कुंडली में शुभ ग्रहों का जमावड़ा है, लेकिन समाज में या परिवार में उसे बेइज्जती झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इंसान को लगने लगता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। हाँ, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये 1/3 वाला सिद्धांत उन सभी लोगों के लिए एक जवाब देने की कोशिश कर रहा है जो इन सवालों से जूझ रहे हैं। ये कह रहा है कि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 2/3, वो ज्योतिष के नियमों से चलता ही नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। अगर हमारी 2/3 परेशानियां कुंडली के ग्रहों की वजह से नहीं है, तो फिर कौन है वो खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहा है? ये ब्लैक बॉक्स क्या है? और यहीं पर ये लेख अपना सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद दावा करता है। हाँ, स्रोत के अनुसार जीवन में होने वाली हर वो घटना, दुर्घटना और अनहोनी जिसका कारण जन्म कुंडली से पता नहीं चलता, उसका कारण होते हैं प्रेत। प्रेत। हाँ, ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में मतलब भूत, प्रेत और डरावनी फिल्मों वाले ख्याल आ सकते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा नाटकीय जरूर लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब शायद कुछ और है। और कोई ये भी सोच सकता है कि भाई ये तो बड़ा आसान तरीका है, जो चीज ज्योतिष से समझ ना आए उसे एक अनदेखी शक्ति पे डाल दो। सही बात है। क्या स्रोत इसके पीछे कोई लॉजिक देता है या ये सिर्फ एक मान्यता है? वो एक तर्क देने की कोशिश करता है। वो इसे हॉरर फिल्मों की तरह नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र के एक हिस्से की तरह समझाता है। अच्छा, कैसे? उसका कहना है कि ये जन्म मृत्यु का सिलसिला करोड़ों अरबों सालों से चल रहा है। और ये तो हम जानते ही हैं कि हर आत्मा को मरते ही दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। हाँ, कई आत्माओं को अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। तो वो आत्माएं कहाँ जाती हैं? लेख के अनुसार वो प्रेत योनि में हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। अच्छा, तो ये वो आत्माएं हैं जो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच मतलब फंसी हुई हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो इस विचार का नतीजा है। अगर हम इस तर्क को एक पल के लिए मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी की 2/3 मुश्किलें, रुकावटें, बीमारियां और दुर्घटनाएं वो जन्म कुंडली के 9 ग्रहों के वजह से नहीं, बल्कि इन अनदेखी आत्माओं या ऊर्जाओं के प्रभाव से हो रही हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ग्रहों के लिए किए जाने वाले सारे उपाय तो बेकार हो गए। एग्जैक्टली। और इसीलिए स्रोत एक बहुत कठोर बात कहता है। वो लिखता है कि ऐसी समस्याओं के लिए ग्रहों के उपाय करना स्वयं को धोखा देने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये तो ज्योतिषीय उपाय करने वालों के लिए एक सीधी चुनौती है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं, बीमारी कहीं और है और आप इलाज कहीं और का कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर रत्न पहनना, नाम बदलना या ग्रहों की पूजा करना इन 2/3 समस्याओं पर काम नहीं करता, तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम इन शक्तियों के सामने बेबस हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही अलग है। प्रेताचार्य के अनुसार इन प्रेतों पर ज्योतिष के किसी भी उपाय का कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं। नहीं, उन्हें ग्रहों, दशाओं या रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए किसी उपाय या कर्मकांड की नहीं, बल्कि प्रेत ज्ञान की जरूरत है। प्रेत ज्ञान, ये तो और भी रहस्यमयी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई तंत्र मंत्र या कोई गुप्त विद्या है? नहीं नहीं, स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि ये ज्ञान मिलता कहाँ से है, क्योंकि बिना इसके ये समाधान भी तो अधूरा ही लगता है। हाँ, ज्ञान शब्द यहाँ बहुत अहम है। स्रोत कर्मकांड के ऊपर समझ को रख रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि ये कोई किताब पढ़कर मिलेगा या किसी कोर्स से, लेकिन वो इशारा कर रहा है कि ज्ञान का मतलब है समस्या की असली जड़ को समझना। अच्छा। ये जानना और पहचानना कि आपकी कौन सी समस्या ग्रह के कारण है और कौन सी किसी बाहरी प्रभाव के कारण। मतलब एक तरह से डायग्नोसिस। हाँ, एक तरह से। ये अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने आसपास के अनदेखे प्रभावों के प्रति जागरूक होने की एक प्रक्रिया है। और स्रोत ये भी कहता है कि इस ज्ञान के बाद जो भी करना है वो इंसान को खुद ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? इसके लिए लेख में एक बहुत दमदार मिसाल दी गई है। जिसे बीमारी है, दवाई भी उसी को खानी है। वाह, कोई और आपके बदले दवाई नहीं खा सकता। बात तो सही है। इसका गहरा मतलब है, तर्क ये है कि क्योंकि ये बाहरी शक्तियां सीधे हमारे मन पर,
हमारे शरीर और हमारी आत्मा पर असर डालती हैं, इसलिए इनका मुकाबला भी हमें अंदर से ही करना होगा। मतलब कोई और पंडित या तांत्रिक हमारे लिए ये लड़ाई नहीं लड़ सकता? नहीं। तो समाधान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आएगा, अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाकर। बिल्कुल, ये एम्पावरमेंट का मॉडल है, किसी पर निर्भर रहने का नहीं। ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए कह रहा है। लेकिन इसके साथ ही स्रोत एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी भी देता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या है वो चेतावनी? स्रोत में साफ लिखा है, प्रेतों से होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए अधूरे ज्ञान वाले प्रयोग ना करें, अच्छा, अन्यथा आपके लिए ये अति हानिकारक हो सकता है। मतलब ये एक तरह का डिस्क्लेमर है कि ये विषय कोई खेल नहीं है। बातचीत को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने एक ऐसी थ्योरी देखी जो कहती है कि हमारी जिंदगी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ज्योतिष के कंट्रोल में है, और बाकी का 2/3 हिस्सा एक ऐसे अनदेखे आध्यात्मिक जगत से प्रभावित होता है, जिसे स्रोत प्रेत जगत का नाम देता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो उन घटनाओं की व्याख्या करने की कोशिश करता है जिन्हें ना तो विज्ञान समझा पाता है और ना ही पारंपरिक ज्योतिष। और ये सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों को अपनी समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है जो हर कोशिश करके हार चुके हैं। हाँ, और जिन्हें अपनी परेशानियों की कोई लॉजिकल वजह नहीं मिल रही। ये सही है या गलत, ये एक अलग बहस है। पर ये एक दृष्टिकोण जरूर है जो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इसे मानना या न मानना हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन ये इस संभावना का दरवाजा खोलता है कि शायद जिन समस्याओं को हम अपनी किस्मत या ग्रहों का दोष मानकर बैठे हैं, उनकी जड़ें कहीं और बहुत गहरी हो सकती हैं। तो जाते